मैं नरेंद्र डांगी आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक आबोर कक्षा षष्ठी से अष्टमी तक विषय हिंदी रचना और मेरा आज का जो विषय है संज्ञा। संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब संज्ञा क्या है या किसे कहते हैं? व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम, प्राणियों के नाम, गुणों के नाम और भावों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो एक बार इन सभी का अपन परिचय लेंगे। परिभाषा का थोड़ा ड्रॉप करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, प्राणियों के नाम, गुणों के नाम और भावों के नाम। व्यक्तियों के नाम जिसमें जैसे सचिन, नरेंद्र मोदी, रमेश, मुकेश इत्यादि। यानी जिस किसी का भी नाम है वो व्यक्ति में आ जाए। फिर है वस्तुओं के नाम। कलम, पंखा, बल्ब, घड़ी आदि। यानी कलम, पंखा, बल्ब, घड़ी ये वस्तुओं के नाम। स्थानों के नाम में दिल्ली, चेन्नई, पंजाब, जयपुर। दिल्ली, चेन्नई, पंजाब, जयपुर, राजस्थान ये स्थानों के। फिर है प्राणियों के नाम। तितली, मछली, घोड़ा,
अब है गुणों के नाम। ईमानदारी, सच्चाई, होशियारी, ये उसमें गुण आ गए। फिर हैं भावों के नाम। बेईमानी, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये भाव है। ठीक है, तो इनके माध्यम से इसकी परिभाषा बनेगी। व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, प्राणियों के नाम, गुणों के नाम और भावों के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब चलते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 3 प्रकार की। मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है। उसमें सर्वप्रथम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उस व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष प्राणी,
यानी जिसमें विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष प्राणियों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब जैसे विशेष व्यक्तियों में अपन ने उदाहरण देखा था, नरेंद्र मोदी, रमेश, ठीक है, ये है विशेष व्यक्ति। और कह सकते हैं कि विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष प्राणी। और विशेष स्थान में दिल्ली आ गया, चेन्नई आ गया, ठीक है। तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और कह सकते हैं कि विशेष भवन यदि है, यदि कोई भवन बना हुआ है और वो विशेष है, जैसे ताजमहल, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में जाति का बोध होता है। जैसे जानवर, मछली, वकील, अध्यापक, ठीक है। जैसे जानवर, मछली और कह सकते हैं शहर। अब जानवर, कौन सा जानवर पता नहीं चल रहा है, जातिवाचक। मछली, कौन सी मछली, जातिवाचक, कोई पता नहीं चल रहा, यानी उसकी जाति का बोध कर रहा है। वकील, वकील का नाम पता नहीं, तो वकील उसकी जाति। अध्यापक, कौन सा अध्यापक, शहर, कौन सा शहर, ठीक है। तो ये सभी जाति का बोध कराते हैं। फिर है अंतिम भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में दशा, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कह सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। वापस सुनिए, दशा, गुण, भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें दया, प्रसन्नता, ईमानदारी, बेईमानी, क्रोध आदि सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब ये मुख्य रूप से संज्ञा के तीन प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हिंदी में तो मुख्य रूप से तीन प्रकार ही है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण हिंदी में दो और संज्ञा
मानी जाती है, जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। यानी कह सकते हैं जातिवाचक के भेद समझ लो। तो दो और हैं। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। अब ये अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण जातिवाचक के दो भेद और हैं, उसमें समूहवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक, वाचक यानी बताने वाली, और समूह यानी झुंड, भीड़ आदि चीजों को बताती है। यानी समूह के रूप में जो बताती है वह है समूहवाचक। अब इसमें जैसे दल, सेना, भीड़, झुंड, परिवार आदि, ये समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है द्रव्यवाचक, तरल अवस्था कह सकते हैं या द्रव अवस्था। अब उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, चांदी, लोहा, तेल, दूध और घी, ये है द्रव्यवाचक। सोना, चांदी, लोहा, तेल, दूध, घी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसके उदाहरण के रूप में देख लो। इन सभी के उदाहरण के अंतर्गत दो उदाहरण हैं। हर घर में विभीषण, हर घर में विभीषण नहीं होते। हर घर में विभीषण नहीं होते। यहां जो ये विभीषण शब्द आया है, ये है तो विभीषण किसी व्यक्ति का नाम है, अर्थात कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहां ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि उदाहरण क्या है कि हर घर में विभीषण नहीं होते, यानी हर घर में विभीषण के जैसे नहीं होते। यानी ये इसकी कह सकते हैं जाति का बोध करा रहा है, विभीषण के जैसे नहीं होते, अर्थात यहां जातिवाचक। ये विभीषण जो आया है ये जातिवाचक है। ये जातिवाचक संज्ञा। फिर एक दूसरा उदाहरण, शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे। अब यहां जो एक शास्त्री जी जो ये शब्द आया है, वो शास्त्री जी यहां कह सकते हैं अपन के संस्कृत में जो डिग्री धारण करता है उसे संस्कृत कह सकते हैं शास्त्री कहते हैं। ठीक है। तो यहां शास्त्री अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जातिवाचक है, शास्त्री कोई लगा सकता है। ठीक है। क्योंकि उसकी जैसे संस्कृत में उसने स्नातक
डिग्री धारण किए तो वो शास्त्री लगा सकता है। तो यहाँ जातिवाचक है, लेकिन यहाँ इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। शास्त्री जी एक ईमानदार नेता है, यानी यहाँ शास्त्री जी जातिवाचक के लिए नहीं है, यहाँ व्यक्तिवाचक है। लाल बहादुर शास्त्री के लिए ये शास्त्री जी शब्द है, इसलिए ये यहाँ व्यक्तिवाचक है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के तीन मुख्य रूप से भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण जातिवाचक के दो रूप और हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और ये मैंने उदाहरण भी दिए। धन्यवाद।